नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। न्यू सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे तो 6 चैप्टर कहलाएगा। अगर आप पुराना सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो 8वां चैप्टर कहलाएगा। लेकिन जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो सब न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाक से। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं आखिर होती क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, जिन बच्चों को हमारे ऐप के बारे में नहीं पता है, कृपया करके इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। ऐप के बारे में पूछिए, प्ले स्टोर से विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से अच्छे से स्टडी कीजिए। यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, लेकिन वहां पे आपको एड्स फ्री वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं क्षेत्रवाद का अर्थ क्या आता है। इससे पहले हम समझते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं का चैप्टर का जो है ना आपका, उसका मतलब क्या है। तो क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र, जो कि आप समझते हो क्षेत्रीय या फिर क्षेत्र से रिलेटेड है। आकांक्षाओं का मतलब होता है जो हमारी अभिलाषा होती है। आप कहोगे सर अभिलाषा मतलब जो हमारी इच्छाएं होती है अपने क्षेत्र से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम भी जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, उस जगह से हमारी कुछ इमोशंस होती है, उससे उससे कुछ एक्सपेक्ट होती है ना। तो जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं, जो हमारा जुड़ाव होता है, वही क्षेत्रीय आकांक्षाएं बनती हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं क्षेत्रवाद से। देखिए लिखा ना क्षेत्रवाद। ठीक, तो आपको पता होगा क्षेत्रवाद को समझने के लिए मैं दो चीजें बताता हूं। ठीक है, दो डेफिनेशन इसका बताऊंगा। सबसे पहले क्षेत्रवाद को समझने के लिए मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है, क्षेत्र प्लस वाद। क्षेत्र प्लस वाद, इसको कहते हैं क्षेत्रवाद। क्षेत्र का मतलब होता है वो जगह जहां पे हम रह रहे हैं। वाद का मतलब क्या होता है? महत्व से ज्यादा महत्व देना, महत्व से ज्यादा महत्व देना। इसका मतलब क्या हुआ? महत्व से ज्यादा महत्व देने का मतलब क्या हुआ? प्राथमिकता देना। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है, ठीक है, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है, उसको ही बढ़ावा देता है, अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है, तो उसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। दोबारा समझते हैं, क्षेत्रवाद उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है, तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है उस चीज को समझते हैं। देखिए लिखा है, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है, किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश है जिसमें एक छोटा सा क्षेत्र है जो अपने विकास को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, चाहे वो इंडस्ट्रियल विकास हो, चाहे वो आप सोशल विकास हो, उस चीज को लेकर जब वो चिंतित होता है और जब गवर्नमेंट से डिमांड रखता है, तो उसे कहते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, किसको लेकर? अपने क्षेत्र को लेकर। आगे समझते हैं, क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति और स्वायत्त प्रदान करने के पक्ष में है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो हमारा देश का जो बनावट है वो कैसा है जी? तो वो इस प्रकार का है, पहले राज्य है और राज्यों से मिलकर हमारा देश बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है। तो जो क्षेत्रवाद कहता है कि केंद्रीकरण के विरुद्ध, यानी कि पूरी शक्ति केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो छोटे छोटे जो क्षेत्र है ना, उनके पास भी शक्तियां मिलनी चाहिए। तो यही लिखा है, क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति प्रदान और स्वायत्ता प्रदान करने के पक्ष में है। यानी कि क्षेत्रवाद ये कहता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनको अधिक शक्ति प्रदान करो, अधिक स्वायत्ता प्रदान करो। समझ में आया? डेफिनेशन है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूं मैं। क्षेत्रवाद का अर्थ मैंने बता दिया, जब क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि क्षेत्रवाद जिसमें औद्योगिक विकास को लेकर, सामाजिक विकास को लेकर जब हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं अपने क्षेत्र को लेकर, तो उसे भी क्षेत्रवाद कहते हैं, जो कि आपके सामने है। आगे समझते हैं, आखिर क्षेत्रवाद स्टार्ट ही क्यों होता है? तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है भाषावाद। अगर किसी भी क्षेत्र में एक ही भाषा के लोग रहते हैं, या फिर मैक्सिमम जो लोगों की क्वांटिटी है सिर्फ एक ही भाषा के लोगों की है, तो उस टाइप पे क्षेत्रवाद उभरता है। जैसे आपने देखा, जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे भाषा के नाम पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर नए नए क्षेत्रों को बनाने की मांग चल रही थी। ठीक है, तो
तो वो भी किस चीज का प्रतीक था? क्षेत्रवाद का ही प्रतीक था। तो देखिए क्या लिखा है, क्षेत्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है भाषावाद। भारत में सदैव ही अनेक भाषाएं बोलने वालों ने कई बार अलग अलग राज्य के निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन किए हैं। आगे समझते हैं जातिवाद। कई बार जातियों को लेकर भी क्षेत्रवाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे जातिवाद ने भी क्षेत्रीयवाद को उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता अधिक होती है वहां पे जो क्षेत्रवाद है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। यानी कि एक क्षेत्र में एक जाति का ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का रूप धारण कर लेता है। आगे धर्मों को भी लेकर क्षेत्रवाद आता है। जैसे आप देखते हो ना, पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, तो धर्मों के ही बेस पे हुआ था, ठीक, और द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया और फिर उसके बाद भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक। तो ये धर्म भी कई बार क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में भी सहायता करता है। आगे आर्थिक कारण। आर्थिक जो कारण होता है, आर्थिक पिछड़ापन जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का कारण होता है। आप कहोगे कैसे? अरे भाई, जिस भी क्षेत्र में आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा वो क्या सोचेगा कि आज मैं अलग होता, आज हमारे क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया होता तो हम क्या होते, हमारा डेवलपमेंट हो चुका होता, ठीक है ना। तो यही चीज लिखा है। क्षेत्रवाद की उत्पत्ति में आर्थिक पिछड़ापन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अविकसित क्षेत्रों ने अलग राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन किए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में यह भावना उभरी है कि यदि सत्ता उनके पास हुई होती तो वो आज जितने पिछड़े हैं ना उतने पिछड़े नहीं रहे होते, ठीक है। तो उनकी सोच ऐसी है कि आज अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया होता या फिर हमारी सत्ता अलग हुई होती तो आज जितने हम पिछड़े हैं उतने पिछड़े हम नहीं रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद का अर्थ हमने समझ लिया, इस तरीके से क्षेत्रवाद का हमने कारण समझ लिया। समझ में आ गई बातें? अब जल्दी से वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है अलगाववाद और पृथकतावाद क्या होती है, तो इस चीज को समझिए। जब ये क्षेत्रवाद स्टार्ट होता है आंदोलन से, अब जब ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है, मतलब हथियार वाला रूप धारण कर लेता है, हिंसा वाला रूप धारण कर लेता है, तो समझ लो वो अलगाववादी आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कहोगे सर अलगाववादी आंदोलन क्या होते हैं? अलगाववादी आंदोलन का मतलब ये होता है कि आप अपने क्षेत्र को अलग करने के लिए आंदोलन जो करते हो उसे ही अलगाववादी आंदोलन करते हैं, ठीक है। अब अलग होने के लिए आप हथियारों का भी प्रयोग कर देते हो, ठीक है। तो यही चीज है, क्षेत्रवाद जब धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लेता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है और अलग होने की डिमांड करने लगता है तो उसे ही अलगाववादी या फिर पृथकतावाद कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जैसे उदाहरण के लिए मिजो आंदोलन मिजोरम के लिए किया गया था, नागालैंड हो गया। तो ये जो राज्य हैं ये अलग होने की डिमांड कर रहे थे भारत से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अलगाववाद का एक एग्जाम्पल है। आगे समझते हैं। अलगाववाद के दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? तो सबसे पहला चीज है राजनीतिक कारण। जाहिर सी बात है, अब कहोगे सर राजनीतिक कारण कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये अलग होने की डिमांड कौन करते हैं? क्या जनता करती है? नहीं, ये भड़काते कौन है? ये राजनेता ही भड़काते हैं। नई नई पार्टियां बना देंगे, नई नई क्षेत्रीय पार्टियां बना देंगे और जनता को भड़का देंगे कि भाई हमें अलग होना चाहिए, हमें अलग होना चाहिए। अरे भाई, जब एक में मिल के रहोगे ना तो आपका देश बहुत तरक्की करेगा, लेकिन अगर मिल के नहीं रहोगे ना तो इतना छोटा सा बनने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो राजनेता वगैरह होते हैं ये अलगाववाद को भड़काने का काम करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अलगाववाद की भावनाओं को भड़काने में राजनीतिज्ञों का भी हाथ रहा है। कई राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि उनके क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाएगा तो इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी। आगे आर्थिक पिछड़ापन। तो अभी हमने ये पीछे बात किया ना, आर्थिक पिछड़ापन, सेम यही पॉइंट लिखा हुआ है कि आर्थिक पिछड़ापन भी कहीं ना कहीं अलगाववाद को जन्म देता है। कैसे कि जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वो ये सोचेगा कि काश में अलग हुआ होता और अलग में रहता तो हमारा डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होता, तो इस वजह से वो अलग होने की डिमांड करने लगते हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से अलगाववाद उत्पन्न होता है। आगे समझ लेते हैं। अब भारत सरकार का क्षेत्रवाद पर क्या नजरिया है, तो इस चीज को समझते हैं। भारत के संविधान एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में यह बात साफ लिखी हुई है कि भारत में विभिन्न क्षेत्र या भाषाई
समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का हक है। यानी कि भारत ने ये कह रखा है कि आप अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हो, आप अपनी भाषा को बनाए रख सकते हो। तो भारत ने सपोर्ट किया है क्षेत्रवाद को, लेकिन जब क्षेत्रवाद आगे चल के उग्र रूप धारण कर लेता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है, तब गवर्नमेंट विरोध करती है, तब उसको शांत कराने के लिए एक्शन लेती है। लेकिन क्षेत्रवाद करने के लिए, क्षेत्रीय आंदोलन करने के लिए भारत ने कभी नहीं मना किया है, लेकिन उग्र रूप से नहीं। आंदोलन आप करो, अगर गवर्नमेंट कहीं गलत है तो अपनी बातों को रखो, लेकिन उग्र रूप अगर आप करोगे, हिंसा का हाथ लोगे, ठीक है, हिंसा का साथ दोगे, तो वो चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता विविधता के बीच संतुलन साधने का चेष्टा किया। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, ये एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाने का काम किया। कैसे? जैसे आप देखते हो हमारे देश में बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं, बहुत सारे संस्कृतियों के लोग हैं। इसमें जो भारत है वो संतुलन बनाने का काम किया है। यानी कि इस तरीके से नियम बनाता है ताकि सभी लोग संतुलित होके चलें। हमें पता है कि अलग अलग भाषाएं, हमें पता है कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो इसमें भारत ने क्या किया है, भारत ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से एकता बनी रहे। आगे समझते हैं। भारत ने विविधता के प्रश्न में लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया है। यानी कि कैसे? लोकतंत्र चलता है ना भारत में, इस तरीके से। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की मंजूरी है। यानी कि लोग अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी, देखिए कहने का मतलब है कि लोग अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में क्षेत्रवाद को राष्ट्र विरोधी नहीं माना गया। अगर आप क्षेत्रवाद करते हो, आंदोलन भी करते हो, तो विरोधी, राष्ट्र विरोधी नहीं है। राष्ट्र विरोधी कब होगा? जब आप अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसा पे उतारित हो जाओगे, तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में विभिन्न दल तथा समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा या किसी विशेष क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए अपने हक के लिए अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि इससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति भी विकराल रूप धारण कर लेती है जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाता है। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे यही आंदोलन, यही क्षेत्रवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर आगे चल के गवर्नमेंट के, राष्ट्र के प्रति खतरा पैदा हो जाता है, फिर गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो हमेशा जो भारत ने क्षेत्रवाद को सपोर्ट तो किया है, लेकिन वो उग्र रूप धारण नहीं करना चाहिए। आगे समझते हैं। तनाव के दायरे क्या हैं? जी, तनाव के दायरे क्या हैं? जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ, उस टाइम पे बहुत सारे तनाव भी हमारे सामने देखने को मिले। जैसे कौन कौन से? तो यही लिखा है कि विस्थापन हुआ था। जाहिर सी बात है, लोगों का इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह पे विस्थापन हुआ था। ठीक है, देशी रियायतों को भारत में शामिल करना था, जितने भी रजवाड़े थे उनको भारत में शामिल करवाना था। राज्यों का पुनर्गठन करना था, क्योंकि वो भी डिमांड करने लगे थे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, ये करो, है ना। कुछ राज्य ऐसे थे जो अलगाववाद की नीति अपना रहे थे, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इसके अलावा पंजाब भी हो गया, जो कि खालिस्तान बनाने की मांग उस टाइम पे कर रहे थे कुछ लोग। ठीक है, इस तरीके की चीजें चल रही थी। तो देखिए, आजादी के एकदम बाद जम्मू कश्मीर का जो मामला सामने आया, हाँ ये तो भूल ही गया मैं, जम्मू कश्मीर का जो मामला आया था, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे देखिए जम्मू कश्मीर का आज भी लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगता है। ठीक है, पुलवामा हमला जो हुआ था वो भी जम्मू कश्मीर का ही मामला था, है ना। तो देखिए, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, जो कि पूरब के साइड में है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन चला था, ये भी पृथकतावाद के आंदोलन का मतलब पृथकता के लिए, अलग होने के लिए डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इसके अलावा अलगाववाद के बहुत सारे आंदोलन भी चले थे। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ये भी चीज चला था। तो ये सब क्या है? ये तनाव के दायरे है ना, ये वो चीज है जिसकी वजह से भारत को कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचा था, कहीं ना कहीं तनाव से जूझना पड़ा था। आगे 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि वहां पे चली थी, और इसके वजह से भारत को बहुत ही तनाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ भारत ने सिस्टमैटिक तरीके से सारा चीज किया, संविधान में संशोधन किए और सबकी डिमांडों को पूरा भी कर दिया। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो मामला देखने को मिलता है वो जम्मू कश्मीर का मामला देखने को मिलता है। हालांकि पिछले कई सारे चैप्टरों में मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है, लेकिन एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो मामला है स्टार्टिंग से ही चलता चला आ रहा है, और कश्मीर में खासकर आज भी कहीं ना कहीं चीजों को देखने
तनाव देखने को मिल जाता है। तो क्या है पूरा, उन सभी चीजों को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता व बंटवारे के समय ही कश्मीर मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर रहा था। जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र सम्मिलित है। जैसे कौन कौन से, एक हो गया अपना जम्मू, दूसरा हो गया कश्मीर, तीसरा है लद्दाख। आगे समझते हैं। कश्मीर को कश्मीर का दिल कहा जाता है, कश्मीरी जो घाटी है उसको कश्मीर का दिल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अधिकतर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं मुस्लिम, ठीक है। कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक जो हिंदू भी रहते हैं। जम्मू क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तलहटी मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना है जम्मू, ठीक है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख विभिन्न प्रकार के धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख की बात करूं तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, जाहिर सी बात है यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पहाड़ वाला एरिया है, जहाँ बौद्ध और मुसलमानों की संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनसंख्या कम है। आगे बात करते हैं। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य केवल विवाद भर ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक स्वायत्तता का भी मुद्दा बना हुआ था। अब इसका पूरा जो मैटर है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे समस्या क्या थी। देखिए, होता क्या है कि जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे कश्मीर के जो राजा थे, जिनका नाम था, ठीक है, हरचंद सिंह नाम था, ठीक है, हरचंद सिंह उनका नाम था, और वो वहां पे अपना रूल कर रहे थे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ना तो मुझे पाकिस्तान में जाना है, ना तो मुझे भारत में जाना है। तो भारत पाकिस्तान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रहो। लेकिन आगे चल के पाकिस्तान ने बहुत ही जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ताकि कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करवाया जा सके, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे जम्मू कश्मीर में एक पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी, जिनके जो लीडर थे वो थे शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये बार बार चाहते थे कि जो राजा है ना, हरचंद सिंह है, ये अपना पद छोड़ दे और उस जगह पे मैं प्रधानमंत्री या फिर राजा बन जाऊं। कौन चाहते थे? शेख अब्दुल्ला चाहते थे। लेकिन आगे चल के क्या होता है, 1947 में जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान ने घुसपैठिया भेज दिया, ठीक है। कौन से घुसपैठिया भेज दिए? तो जो कव्वाली होते हैं ना, कव्वाली जो गाना बजाना गाते हैं, वो घुसपैठिया भेज दिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब कश्मीर की घाटियों में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ये बात हरचंद सिंह को पता लगती है तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, सैनिक सपोर्ट कीजिए। तो भारत ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, यानी कि विलय करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकृति दी, ठीक है, स्वीकृति दी, और उसके बाद भारत ने सैनिक सपोर्ट दिया। सैनिक सपोर्ट देने के बाद पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आए थे उनको मार के वहां से भगाया गया, और इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन आज भी जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान है, वो ये मतलब वो करता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आज भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसने पीओके बना रखा है। क्या बना रखा है? पीओके, पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर बना रखा है, यानी कि इस पे कब्जा कर रखा है ना। और ये अपने मैप पे शो करता है, और हालांकि भारत ने इनको विलय करवाया था तो भारत तो अपने में शो करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार का जो तनाव है वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भारत ने यह भी कहा था कि आप विलय पत्र पर साइन तो कर दीजिए, लेकिन जिस टाइम पे मुद्दा सब शांत हो जाएगा उस टाइम पे हम जनमत संग्रह करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता से भी पूछेंगे कि आप भारत में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज हुआ था। और साथ ही साथ जब वो शामिल हुए थे तो उस टाइम पे 370 एक धारा दी गई थी जम्मू कश्मीर को, ताकि जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता बनी रहे। सारे जितने भी राज्य हैं भारत में, उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी जम्मू कश्मीर को, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया था। तो ये था पूरा आपका मैटर, जो कि समस्या का जड़ था। इसमें पूरी बातें लिखी हुई है, एक बार तसल्ली से आप लोग पढ़ लेना। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सब चीज इसमें लिखी हुई है। आगे समझते हैं 1948 के बाद की राजनीति क्या हुई। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा जो थे, राजा के हटने के बाद वहां पे जो सीएम बन जाते हैं शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं, जिन्होंने क्या किया? भूमि सुधार का काम किया, जन कल्याण का काम इत्यादि किया।
लेकिन आगे चल के क्या होता है, कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और कश्मीरी सरकार के बीच मतभेद होना शुरू हो गया और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को वहां से बर्खास्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1953 में इस चीज को बर्खास्त कर दिया गया। आगे इसके बाद जो नेता आए थे वो उतना ज्यादा शेख की तरह यानी कि शेख अब्दुल्ला की तरह उतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे और फिर इसके बाद इनको धांधली का आरोप लगा के, घोटाले का आरोप लगाकर, ठीक है, घोटाले का आरोप लगाकर या फिर आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक धांधली का, चुनावी धांधली का आरोप लगाकर उनको वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1953 से लेकर 1974 तक कांग्रेस का राज रहता है और फिर उसके बाद 1974 में जब चुनाव होते हैं तो शेख अब्दुल्ला से समझौता किया जाता है और फिर इनको सीएम बना दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी, इसको 1977 में बहुमत मिलता है और फिर आगे चल के शेख अब्दुल्ला की जो मृत्यु हो जाती है 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाली और फारूक अब्दुल्ला वहां के सीएम बन गए और इस तरीके से 1986 में केंद्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनावी गठबंधन किए। ठीक है, और 1987 में गठबंधन की जीत पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया, यानी कहने का मतलब है कि चुनावी उतार चढ़ाव लगे रहे, कभी आरोप लगाया गया, कभी कुछ हुआ। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारी बातें तो होती है, धांधली वाली चीजें तो होती है। और फिर क्या होता है, वहां पे जम्मू कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन धीरे धीरे उदय हुआ और फिर इसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है भौतिक, नैतिक और सैन्य मदद करता है, किसका? उग्रवादियों का, जो कि कश्मीर में है, जो उनकी मदद करता है, पाकिस्तान उनकी मदद करता है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार वहां पे राष्ट्रपति भी शासन लगाए गए। ठीक, इसके अलावा 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव बड़े निष्पक्ष तरीके से हुए और वहां पे पीडीए की सरकार बनती है। ठीक है, गठबंधन सरकार आती है जिसको कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इस तरीके की राजनीति वहां पे चलती है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात होती है, अलगाववाद तथा उसके बाद की राजनीति क्या है। अलगाववाद राजनीति ने 1989 में जम्मू कश्मीर में पैर पसारा और इनकी कुछ अलग ही डिमांड थी। अलग डिमांड क्या थी? ये सबसे पहली चीज तो ये अलग होने की डिमांड कर रहे थे। जैसे क्या? इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूं। वहां पे कुछ अलगाववादी जो समूह होते हैं उन्होंने ये कहा कि भाई मैं एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूं जो कि ना पाकिस्तान का भाग हो और ना ही भारत का भाग हो। आगे कुछ अलगाववादी वर्ग ये चाहते थे कश्मीर का जो विलय है वो पाकिस्तान में हो जाए। क्यों पाकिस्तान में हो जाए? क्योंकि कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम लोग रहते थे। आगे केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते पुनर्भाषित किए गए, यानी कि दोबारा से बातचीत करके सारा मैटर को सॉर्ट आउट किया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज है। बहुलवादी समाज का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, वो समाज है। राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ पे धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषी, जनजातीय अर्थात हर तरह की विभिन्नताएं इत्यादि वगैरह है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे अलगाववादी आंदोलन जो चला था उनकी मुख्य डिमांडें थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी बातचीत करके सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और चीज देखते हैं कि कश्मीर जो मुद्दा है वहां पे बाहरी और आंतरिक कुछ विवाद चलते हैं। बाहरी कैसे, आंतरिक कैसे? तो बाहरी है कि पाकिस्तान बार बार तंग करता है और आंतरिक ये कि अंदर की ही जो बनावट है, वहां के जो लोगों की जो बनावट है, धर्म गुरुओं की जो बनावट है, वो कई बार संकट खड़ा कर देती है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियां सदैव विवादग्रस्त और संयुक्तपूर्ण रही है, संघर्ष युक्त रही है। इसके बाहरी तथा अंदरूनी दोनों ही कारण हैं। जैसे पाकिस्तान ने सदैव दावा किया है कि कश्मीरी घाटी पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस भाग को आजाद कश्मीर कहा है। 1947 के पश्चात कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आगे ये तो रही बाहर की बात है क्योंकि देश से देश को खतरा था। ठीक है, अब हम समझते हैं आंतरिक चीज क्या है। तो आंतरिक तौर पे देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर संघर्ष रहा है। ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि 370 जो धारा दी गई थी, जम्मू कश्मीर को दी गई थी 370 की धारा, ठीक है, इससे उसको स्वायत्ता प्रदान की गई थी। उससे उसको क्या की गई थी? स्वायत्ता प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे क्या होता है? तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर को 370 की जो धारा दी गई है, इससे उसको स्वायत्ता जो मिली है, इसकी वजह से
कहीं ना कहीं जो कश्मीर का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है और वो भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से मतलब भारत में शामिल होने से कतराता है। कहने का मतलब यह है कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के अंतर्गत खास दर्जा दिया गया था। कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक स्वायत्तता दी गई थी। इसके खिलाफ कुछ विरोधी प्रक्रिया सामने आई, जैसे एक लोगों का एक वर्ग कहता है कि 370 की वजह से विशेष दर्जा देना, जिसकी वजह से भारत के साथ पूरी तरीके से जो कश्मीर है वो जुड़ नहीं पाया। कुछ समूह ये मानते हैं कि 370 धारा को खत्म कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों की तरह ही होना चाहिए, जैसे बाकी अन्य राज्य हैं वैसे ही होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं 370 धारा को खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ अब जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्णतः राज्य बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरीके की सारी चीजें हैं। आगे समझते हैं। कश्मीरियों की 3 समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्याएं थी? तो सबसे पहली चीज, जैसा कि भारत ने ये कहा था कि जिस टाइम पे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाएगा, जिस टाइम पे राजा ने साइन किया, उस टाइम पे भारत ने ये कहा था कि मैं जन मत संग्रह करवाऊंगा। ठीक है, कि भारत में शामिल होना है कि नहीं होना है। तो कुछ कश्मीरी ये मानते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था जनमत संग्रह करवाने का, वो उसको पूरा नहीं किया, यानी कि भारत ने उस चीज को पूरा नहीं किया है। आगे 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया, यानी कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था और इससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठी थी। यानी कि 370 की जो धारा आपने दी थी उससे कुछ ज्यादा स्वायत्तता मिली नहीं और स्वायत्तता की मांग उन्होंने की थी। इसके साथ साथ अगर बात करूं तीसरे की, तो भारत के शेष हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस प्रकार का संस्थागत लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं होता। यानी कि आपको पता है भारत में लोकतंत्र है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र ही रहेगा। लेकिन उनका ये मानना है, कश्मीरियों का ये मानना है कि जिस हिसाब से बाकी अन्य राज्यों में लोकतंत्र बढ़ावा दिया गया है, उस तरीके से जो कश्मीर है वहां पे लोकतंत्र अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि जम्मू कश्मीर का पूरा मैटर था। मैंने हर एक चीज को पॉइंट समझाने की कोशिश किया है। बाकी आप एक तसल्ली वक्त पढ़ना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि पंजाब और पंजाब का संकट। बेसिकली ये क्या मैटर है पंजाब का? जैसे कि जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया, ऐसे हम पंजाब का भी देखेंगे कि क्या क्या सारी चीज है। तो देखिए पंजाब अगर मैं बात करूं तो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये पंजाब है। जैसा कि आप देख सकते हो रेड मार्क को सिंबल कर दिया गया है। आगे पंजाब उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, सबको ये बात पता है। इस राज्य का अधिकांश जनसंख्या क्या है? सिख समुदाय का है। ठीक है, 1966 में यानी कि 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन करके यहाँ पे एक नया राज्य बना दिया गया जिसको कहते हैं हरियाणा। ठीक है, आगे क्या होता है, पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसको कहते हैं अकाली दल। ठीक, अकाली दलों ने क्या किया, 1967 से लेकर 1977 के बीच यहाँ पे अपनी सरकार बनाई और जब 1980 में वहां पे सरकार बनाने में असमर्थ रहते हैं तो इन्होंने गवर्नमेंट के सामने, उस टाइम पे केंद्र सरकार के सामने, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो उसके सामने इन्होंने अपनी मुख्य मांगे रखी। अब कौन कौन सी मांगे रखी? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है ना, ये पंजाब की राजधानी बनाई जाए। तो जाहिर सी बात है पंजाब की राजधानी तो बनाई गई है, लेकिन ये प्रॉपर मांग रहे थे कि चंडीगढ़ पूरा दे दो, पंजाब को दे दो। तो ऐसा तो हुआ नहीं। आपको पता है हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरे राज्यों में जहां पे पंजाबी भाषी लोग हैं, उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि दूसरे राज्यों में जहां पे पंजाबी भाषी लोग हैं उनको पंजाब में मिला दिया जाए। ठीक है, तीसरा इनका डिमांड था कि पंजाब का औद्योगिक विकास किया जाए, यानी कि इंडस्ट्रियल जो विकास होता है वो किया जाए। ठीक है, चौथा क्या था कि भाखड़ नांगल योजना पंजाब के नियंत्रणाधीन हो। यानी कि अब ये क्या होता है, भाखड़ नांगल योजना क्या है? बेसिकली बात यह है कि भाखड़ नांगल एक परियोजना है जो कि सतलुज नदी के किनारे एक बांध बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका मेन मतलब क्या था, ये जो नदी है सतलुज नदी है 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो जो पंजाब था ना, पंजाब इस पे कंट्रोल चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके का जो मांग है ये गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखा। आगे चल के क्या होता है, ये जो मुद्दा है धीरे धीरे और भड़कने लगता है और इसके बाद कुछ जो सिख थे, ठीक है,
कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान बनाने की मांग की तथा कुछ जो चरमपंथी लोग थे इन्होंने और स्वायत्तता की मांग की, और स्वायत्तता की मांग करने के साथ गवर्नमेंट के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि हमें खालिस्तान बनाना है। क्या बनाना है? खालिस्तान। खालिस्तान हमें बनाना है, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र हमें बनाना है, आप हमें इसकी परमिशन दीजिए, ठीक है। और उसके खिलाफ इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे ये जो मुद्दा था धीरे धीरे भयानक होते चला गया, और इसके बाद ये धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया। एक तरीके से आप समझ लो कि अब इसमें ये जो आंदोलन था ये आतंकवादियों का रूप धारण कर लिया, और इन्होंने अपना एक मुख्यालय बना लिया। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको अपना मुख्यालय बना दिया, और वहां पे हथियार सप्लाई करने का काम करने लगे, और उसके बाद गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा धरना प्रदर्शन ये सारा चीज होने लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पंजाब में राजनीतिक स्थितियां लगातार बिगड़ने की वजह से और उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने की वजह से, ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है, यानी कि इंदिरा गांधी की उस टाइम पे सरकार थी, इंदिरा गांधी ने 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दे दिया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये हुआ कि जितने भी स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए जो कि आतंकवादी हैं उनको निकाल के बाहर किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद वो गए अंदर से घुस उसके मारे, सबको मारने के बाद वहां पे उनको वापस मतलब बाहर किए। बाहर करने में तो वो लोग सफलता प्राप्त किए, लेकिन इससे जो सिख समुदाय थे उनको काफी धक्का पहुंचा, काफी ठेस लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि वो ये मान रहे थे कि ये हमारे धर्म के ऊपर किया गया है, आप हमारे मंदिर की कोई इज्जत नहीं की है, वहां पे फायरिंग की है, इससे नुकसान हुआ, वहां की पुस्तकें जल गई, ठीक है, पुस्तकालय जला दिए गए, मतलब बहुत सारी चीजें थी। और इसकी वजह से सिखों ने क्या किया, सिखों ने आगे चल के इंदिरा गांधी के खुद के जो बॉडीगार्ड थे वो भी सिख थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद धीरे धीरे ये और विकराल रूप धारण कर लिया। अब जितने भी सिख थे खासकर दिल्ली में, वहां के सिखों को मारा गया, ठीक है, स्त्री बच्चों को सबको मारा गया। तो यही है इंदिरा गांधी की हत्या। इस सैन्य कार्यवाही को सिखों ने अपना धर्म विश्वास पर हमला बताया, और जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और इससे दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। एक अनुमान के अनुसार अगर कहा जाए तो इस दंगों में लमसम 2000 सिख पुरुष, स्त्री और बच्चे मारे गए थे, ठीक है। इस तरीके की चीजें हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, और फिर उसके बाद सिखों को मारा गया। अब ये मामला तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। अब इसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया राजीव गांधी को। राजीव गांधी जब वहां पे प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पंजाब से समझौता करना चाहा, और फिर आगे चल के पंजाब समझौता का नाम इसी को कहते हैं। तो देखिए पंजाब समझौता 26 जुलाई 1985 में आनंदपुर में अकाली दल के जो नेता थे जिनका नाम था हरचंद सिंह, ठीक है, लोगोवाल, और तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना करने का प्रयास किया। और आगे चल के क्या होता है, पंजाब समझौते का मुख्य प्रावधान कौन कौन सा था? तो देखिए चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश के अन्य पंजाबी क्षेत्र पंजाब को तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा को दिया जाएगा। मारे गए निरपराध जो लोग थे उनको मुआवजा दिया जाएगा, जो भी निरपराध लोग मारे गए थे उनको मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम लागू किया जाएगा, ठीक है। इससे क्योंकि पंजाब में विशेष सुरक्षा बल लागू करने का मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे आती जाती है हमें अधिकार दिया जाए कि हम सबको चेक कर पाए, ताकि यहाँ पे हथियार कभी सप्लाई ना हो। इस तरीके की चीजें की गई। आगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच जो रावी व्यास के पानी बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण गठित किया जाए, यानी कि जो व्यास नदी है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यायाधिकरण किया जाए ताकि बंटवारे को लेकर जो मुद्दा है वो सॉल्व हो पाए। तो इस तरीके से पंजाब समझौता हुआ जो कि राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में हुआ था। और फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।